खबर खास में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। खबर खास में आज बात करेंगे सऊदी अरब के वली अहद के हालिया इसराइल के ताल्लुक से दिए गए बयान की। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अरबों की रिवायती पॉलिसी से हटकर बातें करने के लिए मशहूर हैं। फिलिस्तीन पर उनका ताज़ा बयान भी रिवायत से हटकर है। इनका कहना है कि इसराइल को अपनी सरजमीन का हक हासिल है। इस तरह से उन्होंने फिलिस्तीनी मकबूजा इलाके पर इसराइली कब्जे को जायज़ तस्लीम कर लिया है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इसराइल को अपनी सरजमीन का हक हासिल है। अमरीकी अखबारी जरीदे द एटलांटिक से बात करते हुए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बज़ाहिर इस मुतनाज़ा खित्ते पर इसराइली और फिलिस्तीनी दावों को बराबर करार दिया है। इनसे जब पूछा गया कि क्या यहूदी लोगों को अपने कदीमी आबाई इलाकों में कम अज कम जुज़वी तौर पर एक खुद मुख्तार रियासत का हक है, तो उनका कहना था कि मेरा मानना है कि तमाम लोगों को यह हक हासिल है कि वो एक पुरअमन रियासत में रहें। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान फिलहाल सिफारती ताल्लुकात नहीं है, ताहम दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में गुज़िश्ता चंद सालों में बेहतरी आई है। दोनों के ताल्लुकात में बेहतरी की बुनियाद ईरान दुश्मनी है। दोनों ममालिक की नजर में ईरान सबसे बड़ा दुश्मन और अमेरिका अहम तरीन इत्तेहादी मुल्क है। दोनों ममालिक को मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों में चलने वाली इस्लामी इनकलाबी तहरीकों से भी खतरा लाहिक है। मोहम्मद बिन सलमान का मजीद कहना था कि मेरा मानना है कि फिलिस्तीनियों और इसराइलियों को अपनी अपनी जमीन का हक हासिल है, मगर हमें नॉर्मल ताल्लुकात और सबके लिए इस्तेहकाम के लिए एक अमन माहिदे को यकीनी बनाना होगा। अब तक किसी भी सऊदी हाकिम ने इसराइल के वजूद का हक तस्लीम नहीं किया था, लेकिन तेजी के साथ सऊदी हुकाम इसराइल की जानिब झुकते चले जा रहे हैं। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब सऊदी हुकूमत न सिर्फ इसराइल के वजूद को तस्लीम कर लेगी, बल्कि फिलिस्तीनी इलाकों पर इसराइल के नाजायज कब्जे को भी तस्लीम कर लेगी। 2002 से सऊदी अरब पीस इनिशिएटिव का मरकजी हामी रहा है, जिसके तहत मशरिक़ वस्ता मसले का दायमी हल 2 रियासतों की तश्कील पर मबनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सऊदी फरमानवा के इस हालिया बयान पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, कई और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब जुड़ चुके हैं। नोडा स्टूडियो से माहिर आलमी उमूर हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, इसराइल को लेकर सऊदी अरब के रवैये में जो ये सबसे बड़ा अब तक का बदलाव माना जा रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं इस बदलाव को? देखिए, 3-4 चीज़ें हमारे नाज़रीन को समझने की ज़रूरत है जी। पहली बात तो ये है कि सन 67 की जो जंग हुई इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान जी, उसमें जिन इलाक़ों पर कब्ज़ा किया गया इसराइल के ज़रिए, वो इलाक़े थे जिसमें कि 1948 में अगर अरब दुनिया चाहती तो वो फ़लस्तीन की रियासत को कायम कर सकती थी, जो उन्होंने नहीं किया। और आपको ताज्जुब होगा और नाज़रीन को भी सुनकर ताज्जुब होगा कि आज फ़लस्तीनी और तमाम अरब और मुस्लिम दुनिया जिस फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की बात कर रही है, वो रियासत है, उस ज़मीन पर मबनी रियासत है जो कि 48 से सन 67 तक उनके पास मौजूद थी। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो अरबों का और मुस्लिम दुनिया का और महज़ब दुनिया का मौक़िफ़ है फ़लस्तीन के हवाले से, वो ये है कि 2 रियासती बुनियाद पर इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान में तस्फ़िया होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल और अरब लीग अब इस बात पर इत्तेफाक रखती हैं कि 1967 में वो तमाम मकबूजा इलाके जो इसराइल ने कब्ज़ा किया था, इसके एक बड़े हिस्से पर इस वक्त फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नाम से एक सेमी रियासत कायम है, और उसका एक मखसूस हिस्सा जिसमें ख़ास तौर से हमारे मकामात मुक़द्दसा हैं, जिसको हम ईस्टर्न या मशरक़ी यरूशलेम कहते हैं, वो इसराइल के कब्ज़े में है।
ताहम जो हमारे मकामात मुक़द्दसा हैं उसके कस्टोडियन जॉर्डन और इसराइल के दरमियान जो समझौता हुआ था उसके तहत जो है वो शाह जॉर्डन जो हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से उसके खादिमैन हैं इस हरम शरीफ के पहले जिस तरीके से सऊदी अरब खादिमैन हरमैन शरीफैन कहलाते हैं। जी। अब आइए उस बात पर जो इस वक्त सऊदी अरब के होने वाले फरमा रवा की तरफ से हमारे सामने आई है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ और एक होता है जज्बाती मौक़िफ़। अब तक तमाम अरब दुनिया और मुस्लिम दुनिया जिस मौक़िफ़ पर चलती आई है वो एक जज्बाती मौक़िफ़ रहा है जिसमें हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, हम इसराइल को नेस्त नाबूद कर देंगे, हम इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। ये बयानबाजी चलती रही और आपने देखा कि हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सीरिया ख़त्म हो गया, लीबिया ख़त्म हो गया, मिस्र और जॉर्डन इन दो ममालिक ने इसराइल के साथ वक्त पर मामलात कर लिए, दोनों के इलाके भी खाली हुए और मामलात भी तय पा गए। अब आज की सूरत हाल में जबकि इसराइल और जूइश लॉबी जो है वो तमाम दुनिया में निहायत ताकतवर नहीं बल्कि ताकतवरीन लॉबी है। जूइश लॉबी वो लॉबी है जिसके हाथ में अमेरिका की और अमेरिकी रियासत की गर्दन है। आप तसव्वुर कीजिए। अब इस सूरत हाल में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कौन सा मुसलमान मुल्क है या सारे मुसलमान मुल्क इकट्ठे होकर इस लायक हैं कि वो इस कुव्वत का मुकाबला कर सकें? नहीं कर सकते। ऐसी सूरत हाल में जो नई क़यादत उभरी है, जज्बाती तौर पर तो इसको कंडम कर देना चाहिए, जज्बाती तौर पर तो ये कह देना चाहिए कि बहुत गलत मौक़िफ़ है, बहुत नाइंसाफ़ गैर मुंसिफ़ाना मौक़िफ़ है। ठीक है ये बात, लेकिन भाई हकीकत ये है कि इज़राइल एक हकीकत है, आपको इसको तस्लीम करना पड़ेगा। हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ़लस्तीन भी उतनी ही बड़ी हकीकत है जितनी इसराइल हकीकत है। बदकिस्मती हमारी ये रही है कि फ़लस्तीनियों के साथ न तो दुनिया ने इंसाफ़ किया और ना हमारे बैनुल-अक़वामी इदारों ने इंसाफ़ किया और ना मुस्लिम दुनिया ही उनके साथ इंसाफ़ कर पाई है। अब ये मौक़िफ़ में जो तब्दीली सऊदी अरब की पैदा हुई है इसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि ये नई क़यादत है और नई सोच के साथ सामने आ रही है। दूसरी वजह यह है कि सऊदी अरब और ईरान इस वक्त बिल्कुल टकराव की हालत में है एक दूसरे से। ईरान अपने असर रसूख को खलीज में बढ़ाना चाहता है और सऊदी अरब किसी भी कीमत पर उस असर रसूख को कबूल करने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ईरान और सऊदी अरब दोनों को अपने मौक़िफ़ पर गौर करना चाहिए। ये एक बड़ी बुनियादी चीज़ है। इस सारी सूरत हाल में अब जबकि सऊदी अरब को ये महसूस होता है कि ईरान, अगर हमने ईरान को नहीं रोका और तो हमारे लिए दिक्कतें आने वाले वक्त में पैदा हो जाएंगी, लिहाजा हमारे लिए ये अफजल है, हमारी सिफारती पॉलिसी के लिए अब ये लाजिम हो गया है कि हम उन क़ुव्वतों के साथ मुसालिहत कर लें, मामला फहमी कर लें कि जिनके ज़रिए से हम ईरान की बढ़ती हुई ताकत को और उसके असर को जो है वो न्यूट्रलाइज़ कर सकें। ये भी एक पस मंज़र है जिसके अंदर ये हमारे जो होने वाले फरमा रवा हैं उन्होंने इसराइल की तरफ एक कदम बढ़ाया है और वो निहायत अमरीकी नवाज मालूम होते हैं और अंदाज़ा ये हो रहा है कि आने वाले वक्त में बहुत सी चीज़ें ऐसी ज़ाहिर हो जाएंगी जिससे कि आपने जो अभी अपने तबसरे में शुरू में ये कहा कि कई सालों से ये सिलसिला चल रहा था, अब ये चीज़ें खुलनी शुरू हो गई। और मेरा तो ये कहना है और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मेरा अपना क़यास और अंदाज़ा ये कहता है कि बेशतर अरब ममालिक इसराइल के राब्ते में हैं, जबकि उनके हुक्मरान और उनकी जो तंजीमें हैं वो ज़ाहिर ये करती हैं कि वो इसराइल के सख्त बदतरीन मुखालिफ हैं, लेकिन हकीकत जो है ज़मीन पर वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। लिहाजा ये बदला हुआ जो मौक़िफ़ है सलमान साहब का, नए फरमा रवा जो होने वाले हैं उनका, इस मौक़िफ़ को बड़ी संजीदगी से दुनिया को लेने और समझने की ज़रूरत है। बड़ी संजीदगी से लेने की ज़रूरत है इस मौक़िफ़ को, जिस तरीके से सऊदी अरब के फरमा रवा ने मेरा इस हवाले से यही कहना है बुनियादी तौर से। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान और भी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ भी कराते हुए चलिए। मीर बहादुर हुसैन साहब तजिया निगार हैं, बेंगलुरु से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ अमिताभ सिंह साहब है फ़ोन पर हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं, आलमी उमूर के माहिर। आप दोनों का खैर मकदम करते हैं। मीर बहादुर हुसैन साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से इसराइल के हवाले से सऊदी अरब के रवैये में नरमी इख्तियार की गई, इस नरमी को किस तरीके से आप देखते हैं? दर हकीकत ये नरमी एक दिखावा है, ईरान बहाना है, इस्लाम निशाना है। जी देखिए, अगर आप मुझे 2 मिनट का वक्फा देंगे तो मैं आपको सऊदी अरब की सरसरी तौर पर एक तारीख जरूर बताऊंगा जी कि जब तुर्कों की हुकूमत थी सऊदी अरबिया के ऊपर
ब्रिटिश हुकूमत अपने सारे हरबे आजमा करके थक गई थी, तो उन्होंने एक मुनाफिकिन का ग्रोह तैयार किया मुसलमानों में से। तो उन्होंने फिर हमला शुरू कर दिया। तो तुर्कों ने कहा कि इस पाक ज़मीन को हम किसी भी कीमत पर खून से नहीं रंगेंगे, हम लोग अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। तो उन्होंने यहाँ से खिला छोड़ के वो चले गए। उस दिन से किंग सऊद के ज़माने से ये इख्तलाफ शुरू हो गया इस्लाम के अंदर फूट डालने का। जी। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिश वालों की पहले भी रही, अब भी रही, कि ताक़यामत तक भी रहने वाली है। ये लोग कभी भी मुसलमानों को अपना फ्रेंड या दोस्त या हमनवा नहीं समझते। सिर्फ मुसलमानों को तबाह करने के लिए इनके पास ऐसी ऐसी ताकतें हैं, जिसका एक मैं ये कोई एग्जाम मिसाल के तौर पे आपको समझाऊं कि किंग फैसल के ज़माने में ये यूरो डॉलर का जो सिस्टम शुरू हुआ जी, तो यूरो डॉलर इसका डॉलर पेट्रोल डॉलर के लिए जिन जिन लोगों ने इनकार किया उनको उन्होंने तबाह कर दिया, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जैसे किंग फैसल, ऐसे जितने भी उनके खिलाफ, और जैसे ईरान के पीछे जो लगे हुए हैं वो पेट्रोल को डॉलर में नहीं अपनी करेंसी में बेचना चाहते थे। इस दुश्मनी को आगे बढ़ाते हुए इसराइल को एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बना करके देने लगे। सारे यूरोप और अमेरिकन सारे मुसलमानों के खिलाफ होकर के खड़े हो गए कि किस तरह इस्लाम में फूट डाला जा सकता है। तो उन्होंने एक वहाबियत को ले आए। हाँ। वहाबियत को लाने के बाद वो तकफीरियत ले आए, तकफीरत ले गए, मस्जिदों में डिवाइडेशन शुरू कर दिया, शिया सुन्नी का फसाद शुरू कर दिया, जबकि शिया और सुन्नी में कोई फंडामेंटल डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ये लोग फूट डालने के लिए तकफीरियों को, वहाबियों को ये हवा देते रहे, डॉलर सप्लाई करते रहे। इस्लाम के शीरा से बिखरने में सबसे ज़्यादा इजराइल से भी ज़्यादा सऊदी अरब का हाथ है, क्योंकि सारी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब को अपना क़िबला अव्वल और अपना मरकज़ समझते हैं, लेकिन उस मरकज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इन लोगों ने किंग फहद के दौर में ये ज़्यादा तूल पकड़ा। किंग अब्दुल अजीज़ के ज़माने से फूट शुरू इब्तिदा हो गई कि मौलाना अब्दुल वहाब को उन्होंने एक अपना ठीक है पूरा शरई मसला उनको सौंप दिया, हुकूमत अपने इनके हाथ में आ गई। तब ये हुकूमत को यानी मुसलमानों की हर एक हुकूमत में अपना रसूख पैदा करने के लिए अपनी अपनी जमातें भेज करके इसका इन्फ्लुएंस करके इसे मुसलमानों को तकलीफ देना है। ईरान बहाना है, इस्लाम निशाना है। ईरान बहाना है, इस्लाम निशाना है। इस तर्ज पर काम किया जा रहा है। अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अमिताभ जी, जिस तरीके से सऊदी अरब के रवैये में इतनी तब्दीलियां देखी जा रही हैं, इसके क्या माने निकाले जाए, आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, इसमें ऐसा है कि अभी जो हाल में परिवर्तन हुए हैं, जो MBS के मोहम्मद बिन सलमान के आने से जो दिख रहा है, उसका सीधा असर ये है कि अब सऊदी अरेबिया वैसा एक ग्लोबल पावर या रीजनल पावर नहीं रहा। एक तो तेल कम होता जा रहा है, तेल के दाम गिरते जा रहे हैं, और अगले 10 साल में ये माना जा रहा है कि जो सऊदी अरेबिया की जो इनकम है वो आज के जवाब में 1/3 हो जाएगी। तो उस सेंस में भी अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया वैसा पावर अब रहा नहीं। तो उसके लिए क्या अब तरीका है? तरीका यही है कि वो अपने आप को इंडस्ट्रियली डेवलप करे और देशों की तरह मैन्युफैक्चरिंग पावर बनाए, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि पूरे खाड़ी के देशों में शांति हो। और इसी को देखते हुए ये मोहम्मद बिन सलमान की सारी पॉलिटिक्स उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। वो चाहते हैं कि सिर्फ 2 ही न्यूक्लियस रहे, 2 ही केंद्र रहें, एक ईरान और दूसरा सऊदी अरेबिया। तो इस बात पे ज्यादा बात हो रही है। यानी खुद को मजबूत करने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, और सऊदी अरब ने जो अब तक नहीं किया वो कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमारे साथ ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब भी बने हुए, उनका रुख एक बार फिर से करेंगे। जिस तरीके से ख्वाजा इफ्तिखार साहब, हम जानते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच का जो तनाज़ा है वो सबके सामने है, जग जाहिर है। इस बीच सऊदी अरब को लेकर जिस तरीके से कहा जाता है कि वो मदद बराए नाम देता है, अब जो ये बातें सामने आने लगी हैं, ऐसे में क्या लगता है कि जो इसराइल को लेकर सऊदी अरब ने अब बयान दिया है, तो वो दिन दूर नहीं कि इसराइल को दर्जा भी मिल जाएगा अब आज़ादाना तौर पर, उसके वजूद को भी तस्लीम कर लिया जाएगा? देखिए, अब आजकल की जो दुनिया में जिस तरह की तब्दीलियां आप अपने चारों तरफ देख रही हैं जी, और नए जो तवाज़ुन दुनिया में पैदा हो रहे हैं,
और एक रेडिकल फॉरेन पॉलिसी जो है वो आपको दुनिया के अंदर दिखाई दे रही है। उसमें रेडिकल फॉरेन पॉलिसी में होता क्या है कि उसमें उछाले आते हैं, ये उछालों की सियासत शुरू हो गई है। उछालों की सियासत का और सिफारतकारी का मतलब ये होता है कि खिलाफ तवक्को इस तरह के मौक़िफ़ इख्तियार किए जाते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए होता है, या अपने इक़्तिदार को इस्तेकाम बख्शने के लिए होता है, या कुछ ऐसी क़ुव्वतों से अपने स्कोर को सेटल करने के लिए आप नए इत्तिहादियों की तलाश में निकल जाते हैं जिससे कि आप अपने आप को बचा सकें और महफूज कर सकें। सऊदी अरब जो है इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल से गुज़र रहा है कि जैसे अभी अमिताभ भाई ने कहा कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो आने वाले वक्तों में उनकी इकोनॉमी 1/3 होने जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें या वो अपनी एक नई पॉलिसी को तरतीब दें जिससे कि वो इकोनॉमिकली अपने आप को बेहतर कर सकें, इंडस्ट्रियली अपने आप को डेवलप कर सकें और अपने मुल्क को तरक्की दे सकें। लेकिन इस सब के बावजूद एक बुनियादी बात जो समझने की है वो ये है, चाहे मोहम्मद बिन सलमान साहब हों, चाहे मौजूदा फरमारवा हों, चाहे कोई और मुस्लिम हुक्मरान हो, कोई भी दुनिया में फ़लस्तीनियों के हुकूक की पामाली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ राहें तलाश करें, लेकिन मुस्लिम अवाम चाहे वो अरब हों, चाहे वो गैर अरब हों, चाहे वो ईरानी हों, अफ़गानी हों, तुरानी हों, कोई भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी हुक्मरान के हवाले से कि वो फ़लस्तीनियों के हुकूक को नज़रअंदाज करके इसराइल के साथ कोई ऐसा मामला करे जिससे कि उनके हुकूक जो हैं सल्ब हों और फ़लस्तीन और अरब के माबैन जो तस्फिया तलब मामलात हैं उसके अंदर दुश्वारी आए। मैं तो यहाँ ये कहूँगा कि मौजूदा फरमा रवा जो हैं मैं उनको इसलिए फरमा रवा कह रहा हूँ क्योंकि अमलन ताकत उन्हीं के हाथ में जा चुकी है। उनको ये चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ मामलात बढ़ाने की बात की है इसराइल के साथ में तो वो फ़लस्तीन के मामले में भी मुसालिहत का रास्ता इख्तियार करें और जो दो रियासती समझौते की बात है और हल की बात है उस तरफ मामलात को लेकर चलें। देखिए इसराइल एक हकीकत है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हमें फ़लस्तीन भी की रियासत भी एक हकीकत के तौर पे चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल उसकी मेंबरशिप चाहिए, उसकी खुद मुख्ताराना हैसियत चाहिए। मीर बहादुर साहब, इसराइल को अपनी ज़मीन रखने का हक है, वली अहद ने ये कहा, तो क्या ये समझा जाए कि सऊदी फरमारवा फ़लस्तीन मुखालिफ है? एग्जैक्टली फ़लस्तीन मुखालिफी है। इसराइल के पहले से भी किंग अब्दुल अजीज के ज़माने में इनका माहिदा हो चुका था कि ग्रेटर इसराइल को बढ़ावा देना है। जो सारे इस्लाम मुस्लिम ममालिक को आज जो सीरिया इराक वगैरह जो है, सुनिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 1948 में जो इसराइल बना, जी इफ्तिखार साहब जी कहिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी कहिए। देखिए 1948 में जो इसराइल बना वो इसराइल 1948 में जो इसराइल बना वो इसराइल फ़लस्तीन की ज़मीन को काट कर बनाया गया। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि कुल इसराइल और वो हिस्सा जो फ़लस्तीनियों के पास है, ये सारा का सारा हिस्सा जो है ये तारीख़ी एतबार से फ़लस्तीन का हिस्सा था। लेकिन तमाम बड़ी क़ुव्वतों ने सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद जो है आप देखिए कि 1948 में इसराइल जो है उसका वजूद अमल में आ गया। आज सूरत हाल ये है कि उस इसराइल को अमलन तमाम अरब दुनिया तस्लीम करती है और वो खुद ये कहते हैं, उनके इदारे ये कहते हैं, खलीज कौंसिल ये कहती है, अरब लीग ये कहती है कि इसराइल को 1967 में जो इलाके उसने कब्जा किए थे उनको खाली कर दे और उन्हीं इलाकों के अंदर आज फ़लस्तीनी रियासत की बात हो रही है। तो अगर ये मौक़िफ़ इसको अगर हम इस मौक़िफ़ को संजीदगी से लें तो हमें इसके अंदर ये बात बिल्कुल ज़ाहिर नज़र आएगी कि अरब दुनिया होमलैंड को इसराइल के अब तस्लीम करती है, वो सिर्फ उस हिस्से की बात करती है जो हिस्सा मकबूजा है। जी ठीक है। इन दोनों की कुर्बत क्या ईरान तो नहीं मीर बहादुर साहब? इसराइल और सऊदी अरब की कुर्बत ईरान तो नहीं? इन दोनों की कुर्बत ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम थोपा जा रहा है। दर हकीकत क्या है, किंग अब्दुल अजीज़ के ज़माने में इनका माहिदा अंदरूनी हो चुका था कि फ़लस्तीन की ज़मीन जो है हम इनको हिबा करते हैं इसराइल को। जी आज की बात नहीं, तारीख़ का मुताला करें। जो लोग भी इसमें बहस में शामिल है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा तारीख़ का मुताला कीजिए, फिर उसके पेपर कटिंग वगैरह हमारे पास दस्तावेज़ मौजूद है। किंग अब्दुल अजीज़ ने इनको गिफ्ट दे दिया था अपनी तरफ से। ये हुकूमत जब से
जैसे इन्होंने किंग सऊद को किंग बनाया उसी वक्त ये माहिदे पूरे हो चुके थे, लेकिन ज़ाहिर ने मुसलमानों की हमदर्दी लेने के लिए इसराइल से दूरी अख्तियार करते थे, लेकिन अंदरूनी इनके मामला पूरे एक ही थे। अब सिर्फ हिरे फिरे ईरान को बदनाम करने के लिए ये सऊदी अरब वाले अब पहले जो छुप के अंदरूनी का जुबान इस्तेमाल करते थे, अब वो जाहिर हो चुका है। पहले नाखून दिखाई देते थे, अब पूरा जिस्म दिखाई दे रहा है कि इसराइल नवाज यानी कि पहले से ही सऊदी अरब का रवैया ऐसा था, अब सामने पूरी तरीके से सऊदी अरब का रवैया आ गया। अमिताभ जी, इस पर क्या कहते हैं आप? पहले छुपा हुआ था। अमिताभ सिंह जी, आप क्या कहेंगे? क्या नहीं, देखिए, एक तरह से सऊदी अरब की जो राजनीति है, उसकी पॉलिटिक्स है, वो अमेरिका से मेल खाती है। अमेरिका इजराइल के क्लोज है। अमेरिका ये नहीं चाहता कि किसी भी तरह जो टू नेशन थियरी है, टू स्टेट थियरी है, उसको किसी भी तरह तोड़ा जाए। अब क्या हुआ है, मोहम्मद बिन सलमान या जो वर्तमान सऊदी शासक हैं, वो ये मान गए हैं कि अब टू नेशन स्टेट होगा, और मोहम्मद बिन सलमान ने बड़े क्लियर शब्दों में कह भी दिया है। तो ये, और इजिप्ट पहले ही मान चुका है। अब इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये चाहते हैं कि ईरान और जो सुन्नी मिलिटेंट हैं उनको किसी तरह कर्व करके, और मुस्लिम ब्रदरहुड, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड अरब वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी शक्ति की तरफ उभर रहा है, तो ये चाहते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड को खत्म करके, ईरान को कमजोर करके, और जो सुन्नी आईसिस वगैरह जितने भी उग्रवादी तत्व हैं मिडिल ईस्ट में, उनको खत्म कर दिया जाए और एक तरह से सुप्रीमेसी हो। इसीलिए ये भी नहीं चाहते हैं कि कतर किसी भी तरह से, जो कतर की जो राजनीति है, वो किसी भी तरह से ईरान से वो क्लोज आए। और जो अभी बहरीन में हो रहा है, यमन में हो रहा है, उस सबका रिस्पॉन्सिबल तो सऊदी अरेबिया ही है। तो एक तरह से इनका जो परफेक्ट अलायंस था सऊदी अरेबिया का अमेरिका के साथ, वो और मजबूत हो गया है। और जो बराक ओबामा के समय की राजनीति थी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उससे अलग हटके ये क्लोज आना चाह रहे हैं ये सऊदी अरेबिया, और मोहम्मद बिन सलमान उसके लिए एक परफेक्ट शासक के रूप में उभर के आए हैं। जी, असर रसूख की बरकरारी के लिए सऊदी अरब ऐसा कर रहा है क्या इफ्तिखार साहब? खित्ते में उसकी असर रसूख बरकरार रहे? देखिए अभी जो मोहतरम फरमा रहे थे कि तारीख का मुताला करें, तारीख का मुताले पर ही सारी गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है जो भी आपने फरमाया, अरे भाई आप ये देखिए कि आप ईरान को कैसे, अरे ईरान को आप बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं। क्या ये मुसल्लम हकीकत नहीं है कि ईरान अपने असर रसूख को शिया गर्दी के बढ़ाने के अंदर पूरे गल्फ के अंदर इस्तेमाल कर रहा है? सीरिया में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, बहरीन में क्या हो रहा है, सऊदी अरब के जो शिया अक्सरियती इलाके वहाँ पर क्या हो रहा है, और काबे के अंदर खाली ईरान को जो है आप जवाब देते हैं और सारी तोपें आप सऊदी अरब पे दाग दें, ये बात मुनासिब नहीं है। ये हकीकत बात यह है कि ईरान अपने असर रसूख को पूरी गल्फ के अंदर बढ़ाना चाहता है, और उसका कोई इस्लामी इनकलाब नहीं है। वो शियत का गलबा जो है वो पूरे गल्फ के अंदर वो चाहता है। ये शियत और सुन्नियत की जंग की जा रही है, नाम इसको इस्लाम का दिया जा रहा है। और हर मुल्क जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। सऊदी अरब अपनी तरीके से कोशिश कर रहा है, ईरान अपनी तरीके से कोशिश कर रहा है। अगर ईमानदारी से ये दोनों मुल्क जो है मुसलमान होकर सोचें तो ये सूरत हाल ही पैदा नहीं हो। ये कहते मुसलमान है अपने आप को, मगर ये अपने पैन नेशनलिज्म के एतबार से अपने फैसले करते हैं। मीर बहादुर साहब जवाब दीजिए। ये ईरान की तरफदारी नहीं बता रहा हूँ, मैंने तारीख के मुताले की बात कर रहा हूँ। मैं शुरू से कभी भी सऊदी अरब वालों ने इस्लाम के अंदर 73 फिरकों को हवा देने वाले सऊदी अरब के हैं। आइए, तालिबान इन्होंने बनाया, वहाबियत इन्होंने बढ़ाया, हर जगह जब जो भी IS के टेररिस्ट हैं इनकी सारी फंडिंग सऊदी अरब और ख़तर वाले करते थे। अब ये मेरे भाई साहब ये पता नहीं कौन सी तारीख का मुताला करके बता रहे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिल पे सीने पे हाथ रखे, इसमें शिया सुन्नी का कोई तवाज़ नहीं है। इस्लाम और गैर इस्लाम का, यहूदियों और इस्लाम के बारे की बात है। तो अगर जैसे आपने कहा कि मुसलमान दोनों एक हो जाए तो आप दुनिया भर में आप मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों की एक होने कब देंगे? ये अमेरिका और इसराइल आपके पुष्प पर बैठे हुए हैं ऑलरेडी। ये IS को फंडिंग करने वाले भी यही हैं, ऊपर से बम डाल करके था पूरे मुस्लिम पॉपुलेशन को हटाने वाले भी यही हैं। पूरा मुस्लिम ये ग्रेटर इसराइल का जो सपना था इन लोगों का, वो पूरा करने के लिए ये इराक और सीरिया को खत्म किया जा रहा है। मुसलमानों के आगे अभी भी इसराइल को लेकर सऊदी अरब के रवैये में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव ये माना जा रहा है। बेहद शुक्रिया के लिए और बातचीत करने के लिए और इस पर अपना रद्द अमल देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।